सीताराम, सभी को स्वागत है आपका चैनल ईसीजी लर्नोलॉजी के अंदर। आज अपन बात करने वाले हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बारे में। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इससे पहले अपने जो टॉपिक है वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कंप्लीट कर लिया था। अब अपन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जिसको वीएफ भी कहते हैं शॉर्ट में। तो वीएफ होता क्या है, किस कारण की वजह से होता है, कैसे इसको अपन ईसीजी में डायग्नोस कर सकते हैं, बाकी इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो वो सब आज डिटेल लेक्चर अपन आज इस टॉपिक में करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से आपको पूरे टॉपिक को देखना है। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो पढ़ते हैं वीएफ से। तो वीएफ होता क्या है? वीएफ का मतलब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब वेंट्रिकल जो है फिब्रिलेट कर रहा है। फिब्रिलेट का मतलब होता है धड़कना या वाइब्रेट करना, एक तरह से फड़फड़ाना। तो जो वेंट्रिकल है वो क्या कर रहा है? फड़फड़ा रहा है। यानी कि मतलब वेंट्रिकल क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन और डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन करता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है। पर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं करने के बजाय वो क्या कर रहा है? सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है, फिब्रिलेट कर रहा है। उस वाली कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसको ईसीजी में कैसे देखते हैं और क्या होता है वो अपन स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन से, वीएफ से। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इज अ लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। ये क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, जीवन घातक कंडीशन है। इसके अंदर पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, डेंजरस कंडीशन होती है। कैरेक्टराइज्ड बाय रैपिड इरेगुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अराइज फ्रॉम द वेंट्रिकल। इसकी क्या विशेषता है? क्या विशेषता है इसकी कि इसके अंदर क्या होती है? रैपिड, तेज, इरेगुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। भाई वेंट्रिकल्स के अंदर इरेगुलर एक्टिविटी अराइज होती है, जनरेट होती है। वेंट्रिकल्स जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, ये अपने वेंट्रिकल्स है। ठीक है, तो ये जो वेंट्रिकल्स है इनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बहुत तेज और इरेगुलर। ठीक है, बहुत तेज और इरेगुलर। तो यही इसकी विशेषता है। क्या? रैपिड इरेगुलर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अराइज फ्रॉम द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल से जो है इरेगुलरली बहुत सारी अनेक प्रकार की अनेक सारी जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस है वो जनरेट हो रही है, जिसकी वजह से जो है वेंट्रिकल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पा रहा, सिर्फ वाइब्रेट कर रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, इट कैन हर्ट्स टू फिब्रिलेट। जिसकी वजह से क्या होगा? हर्ट जो है क्या करेगा? फिब्रिलेट करेगा। फिब्रिलेट करेगा आई मीन वाइब्रेट करेगा, वाइब्रेट करेगा। एंड विच कैन लीड्स टू सडन कार्डिक डेथ। जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो सकती है? सडन कार्डिक डेथ भी हो सकती है, पेशेंट की सडनली जान जा सकती है। एंड और अरेस्ट, और पेशेंट को क्या आ सकता है? कार्डिक अरेस्ट आ सकता है, जिस कारण की वजह से इफ इट इज नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली। अगर इसको अपन इमीडिएटली ट्रीट नहीं करते हैं, सही नहीं करते हैं, तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, देयर इज नो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन एंड नो पल्स सीन इन द वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। जब पेशेंट के वीएफ चलता है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चलता है, उस समय पे पेशेंट के कोई भी पल्स अपन को फील नहीं होती, किसी प्रकार की कोई पल्स फील नहीं होती। उसके अलावा कोई प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन हार्ट का जो है वो नहीं होता। तो जब वीएफ चलता है तो पेशेंट के कोई कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपर्ली नहीं चलता और कोई प्रकार की पल्स अपन को फील नहीं हो पाती। भाई जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन ही नहीं करेगा तो अपन पल्स कैसे फील करेंगे? तो पल्स फील ही नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, द रिदम इज इरेगुलरली इरेगुलर। रिदम कैसी होती है इसमें? इरेगुलरली इरेगुलर होती है विद काउटिक डिफ्लेक्शंस। और कैसे डिफ्लेक्शंस होते हैं? काउटिक, काउटिक का मतलब होता है अस्त व्यस्त, कहने का मतलब बहुत अलग प्रकार के या बहुत एबनॉर्मल प्रकार के जो है आपको डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे ईसीजी के अंदर। दैट वेरी इन शेप एंड साइज। जो शेप और साइज में क्या होंगे? चेंज होंगे। कहने का मतलब आप समझिए, नॉर्मल जो है 60 से 100 बार वेंट्रिकल बीट करता है, तब अपन को नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे रेट 100 से ज्यादा हो जाती है, 100 से 250 के बीच में हो जाती है, और इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करता है? अगर वेंट्रिकल, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। तो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में क्या होता है? क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ब्रॉड होने लग जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड हो रहे हैं, पर यहाँ पे क्या हो रहा है? रेट जो है इतनी ज्यादा हो जाती है, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस इतनी ज्यादा जनरेट होने लग जाती है कि वेंट्रिकल प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाता, वो सिर्फ क्या करता है? वाइब्रेट करता है, फिब्रिलेट करता है। और फिब्रिलेट करने के कारण ईसीजी में प्रॉपर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स डिटेक्ट नहीं हो पाते, बन नहीं पाते, और सिर्फ क्या बनती है? एक ऐसी वेव्स बनती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या कहते हैं? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो इनमें क्या विशेषता है इनकी? भाई ये क्या होते हैं? काउटिक डिफ्लेक्शन। बहुत अलग प्रकार के या बहुत अस्त व्यस्त डिफ्लेक्शन देखने को मिल रहे हैं, जो शेप और साइज के अंदर क्या होंगे? चेंज होते रहेंगे, वेरी होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईसीजी क्राइटेरिया कि ईसीजी क्राइटेरिया इसके क्या क्या है। तो ईसीजी क्राइटेरिया इसके बहुत इजी है, इसके ज्यादा कुछ ईसीजी क्राइटेरिया है नहीं। आप इजीली इसको देख के पहचान सकते हो भाई पेशेंट के वीएफ है या नहीं है। भाई आप देखिए, ये अगर आपको ईसीजी दिख रही है, इस ईसीजी के अंदर आपको पता है कि ना तो आपको कोई पीवी दिख रही है,
ना कोई क्यूआरएस दिख रहा है, ना कोई टी वेव दिख रही है, ठीक है। तो अपना यहाँ पे क्या लिखेंगे, पी वेव नॉट आइडेंटिफाइबल, मतलब अपन इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। इसमें आप कैसे पता कर सकते हो कि इसमें पी वेव है या नहीं है? इसमें कोई क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको नहीं दिख रहा, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि कौन सा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है। इसमें कोई भी टी वेव आपको नहीं दिख रही, तो टी वेव भी क्या रहेगी, नॉट आइडेंटिफाइबल। मतलब पी वेव नॉट आइडेंटिफाइबल, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉट आइडेंटिफाइबल एंड टी वेव नॉट आइडेंटिफाइबल, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, पता नहीं कर पा रहे कि कौन सा पी क्यू आर एस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं रेट। रेट क्या है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, इसमें रेट का भी अपन पता नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ईसीजी में रेट कैसे पता करते हैं, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से दूसरे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच का जो है बॉक्सेस हैं उनको डिवाइड मार के अपन चाहिए रेट को कैलकुलेट करते हैं। पर रेट के लिए अपन को क्या चाहिए, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स अगर ईसीजी में है ही नहीं, अपन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, तो सीधी सी बात है रेट भी अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते, पता नहीं कर सकते कि रेट जो है कितनी चल रही है। फिर भी अपन एक्सपेक्टेड माने तो कितनी होती है, 300 से 500 बीट पर मिनट अपन बोल सकते हैं, बाकी अपन इसमें रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कितनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं चाउटिक इरेगुलर डिफ्लेक्शंस। जो डिफ्लेक्शंस है वो कैसे होंगे, काउटिक, काउटिक यानी जो अस्त व्यस्त कह सकते हो, या फिर इरेगुलर या फिर एबनॉर्मल टाइप के आप कह सकते हो, बहुत विचित्र या अलग प्रकार के आपको क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस वेव्स देखने को मिलेंगे, डिफ्लेक्शंस देखने को मिलेंगे जो शेप और साइज में चेंज होते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दैट वेरी इन शेप एंड एम्पलीट्यूड, जो कि शेप और एम्पलीट्यूड है जो क्या होगा, चेंज होता रहेगा बार बार। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके कॉजेस। तो ईसीजी क्राइटेरिया आपको समझ में आया क्या है, इसके ईसीजी क्राइटेरिया बहुत इजी है। क्या है, सबसे पहला है कि पी वेव आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखने को नहीं मिलेगा, टी वेव देखने को नहीं मिलेगी। साथ में रेट की बात करें तो रेट को अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि जो डिफ्लेक्शन है वो कैसे होंगे, काउटिक होंगे, इरेगुलर होंगे, ठीक है। उनको अपन जो है प्रॉपर उनकी जो शेप और साइज जो है या फिर उसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज होता रहेगा हर बीट के साथ में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉजेस, किस किस कारण की वजह से ये होता है, क्या कौन से कारण है जिस वजह से जो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। देखिए जैसे वीटी जिस जिस कारण से हो सकता है, सेम वही कारण है कि वीएफ भी उसी कारण की वजह से हो सकता है। क्यों? क्योंकि वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगर हो गया तो पेशेंट को चांसेस है कि वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में, ठीक है। तो कॉजेस जो है दोनों के सेम से रहते हैं। सबसे पहला कारण, सबसे मेन कारण जो अपन कहते हैं मायोकार्डियल इंफार्क्शन है, एमआई की वजह से। भाई एमआई की वजह से क्या होता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन के अंदर जो मायोकार्डियम लेयर है उसकी डेथ हो जाती है, सेल्स की डेथ होने के कारण, टिश्यूज की डेथ होने के कारण जो सेल्स है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करने लग जाती है, ठीक है। वहां पे रीएंट्री सर्किट बन जाता है, या फिर बहुत सारी सेल्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जनरेट करती है, और इंपल्सेस जनरेट करने के कारण वेंट्रिकल की रेट बढ़ जाती है और पेशेंट किस में जा सकता है, वीएफ में जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज। इस्केमिक हार्ट डिजीज मतलब अगर हार्ट की जो है ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाए, हार्ट की मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी, ठीक है, सफिशिएंट सप्लाई नहीं मिल पाएगी, तो सेल्स के अंदर एबनॉर्मलिटी होने लग जाएगी और वो इंपल्सेस जनरेट करने लग जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्डियोमायोपैथी। हार्ट की मायोकार्डियम लेयर के अंदर डिजीज हो गई है जिस कारण से, तो कहने का मतलब ये हार्ट के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट होने के कारण या उसके अंदर एबनॉर्मलिटी होने के कारण मेनली ये होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर के कारण, हार्ट अगर फेल हो जाए जिस कारण से हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस होने की वजह से भी ये हो सकता है, आपको ध्यान रखना है, अगर इलेक्ट्रोलाइट जो है उनमें इम्बैलेंस हो गया है जिस कारण से भी ये होता है। ड्रग्स टॉक्सिसिटी, ड्रग्स के अंदर टॉक्सिसिटी होने के कारण, अगर जैसे कोई ड्रग अपन ने ज्यादा ले ली है, कंज्यूम ज्यादा कर ली, तो उसके अगर बॉडी में टॉक्सिसिटी हो गई है तो जिस कारण से भी हो सकता है। जैसे अपनी हार्ट की कुछ ड्रग्स होती है जिनको अपन एंटी अरिथमिक ड्रग्स कहते हैं। तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स में क्या होता है, अपन अरिथमिया को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि वीटी को कंट्रोल करने के लिए आपको ड्रग दे रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाई अपनी एंटी अरिथमिक ड्रग्स। तो एंटी अरिथमिक ड्रग्स अगर अपन पेशेंट को दे रहे हैं और वही चीज अगर उसका अमाउंट ज्यादा लग गया, पेशेंट को ज्यादा अपन ने डोज दे दी, तो पेशेंट की हो सकती है टॉक्सिसिटी हो सकती है, और टॉक्सिसिटी होने के कारण पेशेंट के वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं सीवियर हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सिया। सीवियर हाइपोक्सिया मतलब जो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, अगर बहुत ही अत्यधिक ज्यादा, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, सेल के अंदर एबनॉर्मलिटी हो सकती है और वीएफ हो सकता है। नेक्स्ट में बात करते हैं ब्रुगाडा सिंड्रोम। ब्रुगाडा सिंड्रोम क्या होता है, एक कंजेनिटल हार्ट डिजीज, जन्मजात बीमारी होती है जिसके अंदर अपने जो चैनल्स है, जो सोडियम चैनल्स जो होते हैं, आपने एक्शन पोटेंशियल पढ़ा था तो उसमें आपने पढ़ा था कि सोडियम चैनल्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है डीपोलराइजेशन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन कराने का, डीपोलराइजेशन कराने का सबसे मेन रीजन होता है सोडियम चैनल्स का। और उन सोडियम चैनल्स के अंदर क्या हो जाती है, एबनॉर्मलिटी हो जाती है, वो प्रॉपर बन नहीं पाते या प्रॉपर जो है ज्यादा हो जाते हैं, जिस कारण से उन चैनल्स के अंदर दिक्कत होने की वजह से जो सोडियम का जो वो है इन्फ्लक्स है, ठीक, अंदर आने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है,
जिस कारण से पेशेंट के जो है एबनॉर्मलिटी हो सकती है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज है ये, इसके कारण क्या हो सकता है, चैनल जो है आयंस ज्यादा आ सकते हैं, कम आ सकते हैं, जिसके कारण डिपोलराइजेशन तेज हो सकता है या खराब हो सकता है, बिगड़ सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है, कहने का मतलब। और डिस्टर्ब होने की वजह से क्या हो सकता है, पेशेंट के वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन हो सकता है। तो ये सारे कॉजेज जो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के आपको ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं क्या क्या सिम्टम्स अपन को वीएफ के अंदर देखने को मिलेंगे। ठीक है, वीएफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन अगर पेशेंट के चलता रहेगा तो उस समय क्या सिम्टम्स होंगे और बाद में क्या सिम्टम्स होंगे, दोनों आपको देखिए सबसे पहले सिम्टम्स ड्यूरिंग वीएफ, जब पेशेंट के वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चल रहा है तब क्या होंगे, तब क्या क्या सिम्टम्स आएंगे, तब आएंगे नो पल्स, कोई भी पल्स अपन को फील नहीं होगी, कोई भी ब्रीथिंग अपन को फील नहीं होगी, सडन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, पेशेंट जो है वो कॉन्शियस नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा सडन कोलैप्स, पेशेंट सडनली कोलैप्स हो जाएगा। उसके अलावा सडन कार्डिक अरेस्ट, पेशेंट को सडन कार्डिक अरेस्ट भी आ सकता है। ये कब की बात है, जब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन चल रहा है। अब बात करते हैं उससे पहले, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आने से पहले, कहने का मतलब वीटी वाली कंडीशन के अंदर, उस समय पे क्या होगा, पेशेंट का पाल्पिटेशन, हार्ट तेज फड़फड़ाएगा। वीटी वाली कंडीशन में क्या होता है आपको पता है, हार्ट तेज बीट करता है, फड़फड़ाता है, चेस्ट पेन होती है पेशेंट के, सिंकोप जो है पेशेंट बेहोश हो सकता है, उसके अलावा डिजीनेस, चक्कर आएंगे पेशेंट को। ठीक है, तो ये चीज अपन को जब कब देखने को मिलेगी, जब वीएफ से पहले जो है ये सिम्टम्स है, और वीएफ के चलते टाइम, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के चलते टाइम पे ये सिम्टम्स अपन को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इसके बाद अपन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट वगैरह ये देखेंगे। तो आप कंटिन्यू करिए आगे लेक्चर को। आगे कंटिन्यू करते हैं वीएफ के डायग्नोसिस के बारे में। तो वीएफ के डायग्नोसिस देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिन करेंगे पेशेंट को, उसके बाद में पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेंगे एंड देन उसके बाद में ईसीजी करेंगे, जिससे अपन को पता लग जाएगा पेशेंट के जो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है या नहीं है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो वीएफ का जो ट्रीटमेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है पूरे ट्रीटमेंट को। तो स्टार्ट करते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के ट्रीटमेंट की। तो जो एक्यूट ट्रीटमेंट है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे भाई, पेशेंट की अगर वीएफ चल रहा है तो वीएफ चलते टाइम पे अपन सबसे पहले क्या करेंगे, गिव सीपीआर इमीडिएटली। पेशेंट को क्या देना है, सीपीआर देना है। ठीक है, पेशेंट को सीपीआर देंगे। सीपीआर देने के बाद में अगर पेशेंट को पल्स वगैरह आ रही है या अगर अपन को कुछ फील हो रहा है तो देन इसके बाद में अपन डिफिब्रिलेशन शॉक जो है, डीसी शॉक जिसको कहते हैं, तो डीसी शॉक देना है। बाईफेजिक दे सकते हैं और मोनोफेजिक दे सकते हैं। ठीक है, अगर अपने पास बाईफेजिक अवेलेबल है तो अपन को कितनी देनी है, 120 से 200 जूल की देनी है। और अगर अपन को मोनोफेजिक अपने पास अवेलेबल है तो 360 जूल की अपन देनी है। ठीक है, जो इफेक्टिव है वो अपना बाईफेजिक है, सबसे जो बेटर रहता है वो बाईफेजिक रहता है, तो बाईफेजिक शॉक देना अपन को। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यू सीपीआर फॉर 2 मिनट्स। वापस कंटिन्यू सीपीआर कंटिन्यू करना है 2 मिनट तक। देन उसके बाद में ऑक्सीजन सपोर्ट देना है पेशेंट को, एयरवे या वेंटिलेशन सपोर्ट देना है पेशेंट को, क्योंकि सीपीआर चल रहा है, पेशेंट की जान भी जा सकती है। ठीक है, तो कंटिन्यू अपन को सपोर्ट देना पड़ेगा उसको, वेंटिलेशन सपोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग की बात करें तो एपिनेफ्रिन नाम की ड्रग होती है जो देनी है अपन को आईवी से 1 mg के अंदर। ठीक है, हर 3 से 5 मिनट के अंदर। ठीक है, ध्यान रखनी है कि एपिनेफ्रिन देनी है, कितनी देनी है, एपिनेफ्रिन देनी है 1 mg की आईवी के थ्रू 3 से 5 मिनट के अंदर, हर 3 से 5 मिनट के अंदर अपन को देनी है। और एमाइड्रोन देनी है 300 mg की आईवी के थ्रू, कैसे, एंड 150 mg इफ नीडेड, मतलब 300 mg देनी है, अगर फिर भी जरूरत पड़े तो 150 mg और ऐड आपको कर देनी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं उसके अलावा ट्रीट द अंडरलाइंग कॉजेज, जिस कारण से उसको सही करना है। बाकी इंटेंसिव केयर मॉनिटरिंग, आईसीयू मॉनिटरिंग अपन को पेशेंट की करनी है भाई, उसकी जो है इमीडिएट और आईसीयू केयर करनी पड़ेगी, प्रॉपर अच्छे से केयर करनी पड़ेगी, तब जाके ही पेशेंट की जान बच सकती है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सीपीआर करना है, सीपीआर करने के बाद में डिफिब्रिलेशन देना है। दोनों दे सकते हैं, बाईफेजिक दे सकते हैं, मोनोफेजिक दे सकते हैं। बाईफेजिक अगर आप देते हो तो 120 से 200 जूल एंड मोनोफेजिक देते हो तो 360 जूल। नेक्स्ट वापस आपको कंटिन्यू सीपीआर करना है 2 मिनट तक। देन उसके बाद में ऑक्सीजन सपोर्ट देना है, एयरवे या वेंटिलेशन सपोर्ट देना है पेशेंट को। उसके अलावा एपिनेफ्रिन नाम की जो ड्रग होती है वो देनी है, कितनी देनी है, 1 mg आईवी के थ्रू देनी है हर 3 से 5 मिनट के अंदर। एमाइड्रोन देनी है 300 mg की आईवी के थ्रू, अगर जरूरत पड़ी तो 150 mg और ऐड कर देनी है उसके अलावा, जिस कारण से उसको सही करना है। और आईसीयू केयरिंग मॉनिटरिंग अपन को करनी है पेशेंट की। अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। देखिए वीएफ के जो है मेनली 2 टाइप्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है फाइन एंड सेकंड होता है कोर्स। ठीक है, तो 2 टाइप्स कैसे हैं, वीएफ विथ लो एम्पलीट्यूड वेव्स लेस देन 3 mm। अगर आपको ईसीजी में वीएफ दिख रहा है, ये वीएफ है, अगर ये वीएफ दिख रहा है और इसका जो ये वेव्स बन रही है, डिफ्लेक्शन बोल सकते हैं, ये जो डिफ्लेक्शन है अगर 3 mm से कम का है, लेस देन 3 mm है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फाइन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। क्या बोलेंगे, फाइन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। और अगर ये 3 mm से ज्यादा का है तो इसको अपन क्या बोलेंगे, कोर्स वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, कोर्स वीएफ। ठीक है, तो फाइन और कोर्स। तो फाइन क्या होता है, अगर आपकी डिफ्लेक्शंस 3 mm से कम के एम्पलीट्यूड के हैं तो उसको बोलेंगे फाइन वीएफ, और अगर 3 mm से ज्यादा का एम्पलीट्यूड है इन डिफ्लेक्शंस का तो उसको अपन बोलेंगे कोर्स वीएफ। तो
तो दोनों टाइप्स जो हैं बहुत इजी है, ज्यादा इनमें कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। जो पूरा कंप्लीट टॉपिक है ज्यादा हार्ड है नहीं, बहुत इजी टॉपिक है, सो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डेंजरस टॉपिक है, कहने का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के हिसाब से भी, और देखा जाए आगे के क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन भी पुट अप होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, इसका ट्रीटमेंट भी ध्यान रखना है, इसकी सीजी क्राइटेरियाज भी ध्यान रखने, क्योंकि ऐसी कंडीशन है जिसका ट्रीटमेंट जो है आपको पता होना चाहिए। कभी पेशेंट अगर आपके सामने वीएफ वाली कंडीशन में हो तो आपको उसका इमीडिएट ट्रीटमेंट कर सकते हो, क्योंकि इसमें इमीडिएट ट्रीटमेंट चाहिए होता है जब भी पेशेंट की जान बच सकती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये टॉपिक जो, अगर आपको अच्छे समझ में आया है तो आप कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर कंटेंट।